हेलो दोस्तों, आज की कहानी हाय हम आपके हैं कौन। दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियां सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शाम हो रही थी। संजीव जी स्काइप पर अपनी बेटी से बात कर रहे थे। दामाद ऑफिस जा चुके थे। संजीव जी अपनी बेटी पूनम से अधिक नातिन रुंझुन को देखकर उसकी प्यारी बोली सुनकर निहाल हो रहे थे। 7 माह की हो जाने से उसकी चंचलता और बढ़ गई थी। एकाएक पूनम पूछ बैठी, पापा मम्मा कहाँ हैं? इतनी देर से वो आई ही नहीं। बेटा, वो अपनी बहू के पास गई हैं। बहू के पास? पूनम को हैरानी हुई, क्योंकि अगर मम्मा उसके भाई के पास ऑस्ट्रेलिया जाती तो उसे खबर जरूर करती। पूनम को उलझन में देखकर संजीव जी ठहाका लगाकर बोले, अरे वो अपनी छोटी बहू के यहाँ गई हैं। पापा की हंसी से पूनम माजरा समझ गई और बोली, क्या पापा आप कुछ भी बोल देते हैं? मैं तो चकरा गई थी। यह कहिए कि किराएदार के यहाँ गई हैं। अरे भूल कर भी किराएदार न कहना, वरना तुम्हारी मम्मा बुरा मान जाएंगी। वैसे तुम दूर रहकर सेफ हो न, इसलिए किराएदार कह सकती हो, पर मुझे अपनी शामत थोड़े ही बुलानी है। कहकर पापा हंसे तो पूनम भी हंसने लगी। फिर एकाएक संजीदा होकर बोली, पापा मजाक अपनी जगह है, लेकिन आप मम्मा का जरा ध्यान रखिएगा। कोई भी उनके भोले स्वभाव का सहज ही फायदा उठा सकता है। आजकल समय बड़ा खराब चल रहा है। क्या पता किसके दिल में क्या है। मम्मा तो किसी पर भी भरोसा कर लेती हैं, रिश्ता बना लेती हैं, इसलिए पापा आप ध्यान दीजिएगा। वैसे संजीव जी की छोटी बहू वाली बात सही भी थी, क्योंकि आजकल मालिनी जी बहुत प्रसन्न रहने लगी थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने नया मकान या नई कार खरीद ली हो। यह सब तो उनके पास पहले से ही है, पर इन सब के बावजूद वे खुश नहीं रह पाती थीं और इसकी वजह बस यही थी कि उनके बच्चे भारत में नहीं रहते। बेटा अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में, तो बेटी अपने परिवार के साथ अमेरिका में। वे इतने अधिक व्यस्त हो गए थे कि 2 साल से अधिक समय हो गया था, पर भारत नहीं आ पाए थे। हालांकि स्काइप पर रोज ही चैटिंग तो होती रहती थी, पर उसमें वो बात कहाँ जो अपने बच्चों के साथ रहने में है। विशेषकर अपने प्यारे नटखट से पोते यश व चंचल नातिन रुंझुन को लैपटॉप पर देखकर उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मालिनी जी की आंखें ही भर आती थीं, जिसे देख संजीव जी हंसने लगते। इस पर मालिनी जी नाराज होती तो संजीव जी कहते, अरे अब कम से कम लाइव चैट तो कर सकती हो, वरना पहले तो चिट्ठी व हाई रेट आईएसडी कॉल से ही संतोष करना पड़ता था। लेकिन मालिनी जी को चैन नहीं पड़ता। अकेलापन कुछ ज्यादा ही सताने पर मालिनी जी ने अपनी सहेली की सलाह मानते हुए घर के ऊपरी हिस्से में बने 2 रूम सेट को किराए पर उठा ही दिया। उसका कहना था कि किसी ऐसे छोटे परिवार को किराए पर देना जिन लोगों का स्वभाव अच्छा हो, इससे तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा और मन भी लगा रहेगा। बात समझ आई तो वे किराएदार रखने को तैयार हो गए। पैसा उनकी प्राथमिकता तो थी नहीं, इसलिए बस यह देखा जाता कि किराएदार मन मुताबिक हो, जिससे अकेलापन तो दूर हो सके, परिवार का भी एहसास हो सके। इसी कारण से अकेले रहने वाले लड़के या लड़कियों को साफ मना कर दिया जाता। फिर चाहे वे स्टूडेंट हों या नौकरी करने वाले हों या कितना भी किराया दे रहे हों। कई लोगों ने उनको पीजी बनाने के अनेक लाभ समझाए, पर वे कह देते इन झमेलों में कौन पड़े, बस फैमिली होनी चाहिए। आखिरकार उनको दिनेश का परिवार पसंद आ गया। एक नामी फार्मा कंपनी में एरिया मैनेजर दिनेश, पत्नी काव्या जो इसी शहर के कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका थी, व उनकी 3 साल की बेटी अनु, बस छोटा सा परिवार। हालांकि मालिनी की चाहत ऐसे किराएदार की थी जहां पत्नी हाउसवाइफ हो, ताकि अकेलापन दूर हो सके, जीवन की एकरसता भी कुछ कम हो सके। लेकिन आज की इस दोहरी आमदनी की मानसिकता वाले समय में ऐसा परिवार मिलना मुश्किल था, इसलिए मालिनी ने अपनी इच्छा से समझौता करते हुए इस परिवार को ही किराएदार रख लिया था। काव्या सुबह 8 बजे अनु को लेकर स्कूल निकल जाती और दोनों ही 3 बजे लौटते। सुबह 9 बजे निकलने वाले व देर रात वापस आने वाले दिनेश महीने में 10 दिन तो टूर पर ही रहते, इसलिए काव्या का भी काफी समय मालिनी जी के साथ बीतता। दोनों एक दूसरे के अकेलेपन और दुख सुख की साथी बन गई थी। मालिनी जी उसे अपनी बहू मानती तो काव्या भी बहू जैसा व्यवहार करती व उन्हें पूरा मान सम्मान देती। जब अनु मालिनी जी को दादी कहकर बुलाती तो वे जैसे निहाल हो जाती। मालिनी जी उसकी अनेक इच्छाएं पूरी कर देती, बल्कि खुद ही कभी महंगा खिलौना तो कभी तरह तरह की खाने पीने की चीजें देती। कभी कभी काव्या नकली रोष दिखाते हुए कहती, क्या आंटी आप इसकी आदतें खराब कर रही हैं? कल को हम लोग कहीं और रहेंगे तो इसके ऐसे नखरे कौन उठाएगा? इस पर मालिनी जी उसे प्यार से डपटते हुए कहती, तू कौन होती है हम दादी पोती के प्यार के बीच आने वाली? और यह सब पैसा मैं कोई ऊपर तो ले नहीं जाऊंगी। वैसे भी तुम लोगों को यहाँ से जाने ही कौन देगा? इतने दिनों के बाद मुझे मौका मिला है अपनी पोती के साथ रहने का।
इसके बाद वास्तव में मालिनी जी को खुश रहने के जाने कितने ही बहाने मिल गए थे। कहाँ तो वे पहले करवा चौथ की पूजा अकेले रस्म अदायगी के लिए ही करती थी, पर इस बार तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। काव्या को साथ लेकर उन्होंने जाने कितने पकवान बना डाले थे। इसके बाद रात में दोनों ने पूजा भी एक साथ ही की थी। मालिनी जी तो खुशी में एक जोड़ी भारी सी पायल भी काव्या को देने वाली थी कि इस घर में पहला त्योहार है उसका, लेकिन संजीव जी ने कहा, ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट मत रखो। आजकल के समय में सोच समझकर ही किसी से घनिष्ठता बढ़ानी चाहिए। थोड़ा रिजर्व रहा करो। इस पर मालिनी जी ने उल्टा उन्हें ही लेक्चर दे डाला कि उनकी तो आदत है हर एक पर शक करने की। भले ही जमाना खराब हो पर ऐसे अच्छे लोग कम ही मिलते हैं। काफी भावुक और संवेदनात्मक स्वभाव की मालिनी जी का दिल दूसरों की समस्या से पसीज जाता था और उनकी सहायता करके उन्हें आनंद मिलता था। साथ ही वो हंसमुख व बातूनी स्वभाव की थी। यह भी कारण था कि उनके दूसरों से अपनेपन के रिश्ते सहज ही बन जाते थे। वैसे संजीव जी भी खुश थे कि मालिनी जी का एकाकीपन तो दूर हुआ। 2 बजे से ही मालिनी जी की खुशी छिपाए नहीं छिपती थी कि बहू पोती आने वाले हैं। आजकल तो वो रोज ही काव्या व अनु को आते ही नीचे ही रोक लेती। काव्या को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाती तो अनु दादा दादी करते उनकी गोद में चढ़ जाती। शुरू में 1-2 बार काव्या ने संकोच में दबे शब्दों में कहा, यह अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए चाय बनाएं। इस पर मालिनी जी ने उसे मीठी सी झिड़की देते हुए कहा, पूरे दिन की थकी हुई मेरी बहू आती है तो क्या मैं उसके लिए 1 कप चाय नहीं बना सकती। डिनर में अक्सर दोनों ही अपनी बनाई हुई सब्जी, स्पेशल डिश आदि एक दूसरे को देती थी, बल्कि काव्या ने मालिनी जी से कई पारंपरिक व्यंजन सीखे, तो उन्हें केक, पिज्जा, चाइनीज आदि नई डिशेज बनानी सिखाई। संजीव जी भी हंसते हुए कहते, चलो तुम्हारी बहू के आने से मुझे नए नए व्यंजन तो मिल रहे हैं। आज मालिनी जी ने काली गाजर का हलवा बनाया था और वही देने ऊपर गई थी। दरवाजे को खटखटाते उनके हाथ अपना नाम सुनकर रुक गए। काव्या दिनेश से कह रही थी, यार यह आंटी तो कुछ ज्यादा ही पजेसिव होती जा रही हैं। क्यों, क्या हुआ? आज अनु मॉल चलने की जिद कर रही थी। मैंने कहा कि पापा बाहर गए हैं, आज रात को वापस आ जाएंगे तो कल चलेंगे, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। बस एक ही रट लगाई थी कि मुझे आज ही जाना है, मुझे आज ही जाना है। मुझे भी गुस्सा आ गया तो एक चांटा लगा दिया। बस उसने रो रो कर सारा घर सिर पर उठा लिया। उसका रोना सुनकर उसकी दादी आ धमकी व सारी बात सुनकर मुझे ही डांटने लगी कि मुझे बच्चों को डील करना नहीं आता। मैं अपनी दिन भर की खींच व थकान को मासूम बच्चे पर उतारती हूँ। मुझे गुस्सा तो बहुत आया पर चुप रह गई। यार यह तो अपने को सच में मेरी सास समझने लगी हैं। इस पर दिनेश ने लापरवाही से कहा, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम ही रास्ता निकालो। मैंने तो शुरू में ही कहा था कि रिजर्व रहा करो, पर तुम मानो तब ना। तुम्हारे इस सास बहू के सीरियल ने अनु को बिगाड़ दिया है। उस लेडी ने ही अपने प्यार दुलार से इसे जिद्दी बना दिया है। फिर भी इसे इतनी गंभीरता से न लो। कोई हमारा सगा रिश्ता तो है नहीं। जब तक इस मकान में रहना है ऐसे ही चलने दो, और एक बार मकान बदल दिया तो कौन किसकी सास कौन किसकी बहू। यहाँ बाद में थोड़े ही मिलने आना है। इस पर काव्या चहककर बोली, यही तो मैं भी कहती हूँ। तुम तो आए दिन टूर पर रहते हो, तो मैं भी अपना अकेलापन दूर करने को यह रिश्ता बनाए हुए हूँ, पर वो तो दिल का रिश्ता समझ बैठी हैं। यहाँ सगे रिश्ते तो निभ नहीं पाते, गैरों से क्या खाक रिश्ता निभाएंगे। बस वक्त काटने को एक सहारा मिल गया है। खैर हमें क्या, जब तक यहाँ हैं तब तक हम आपके दिल में रहते हैं। जब कभी मकान बदल दिया तो हम आपके हैं कौन। इतना कहते हुए काव्या हंसने लगी और दिनेश ने भी उसका साथ दिया। मालिनी जी हाथ में गाजर के हलवे का डिब्बा लिए जैसे पाषाण की बन गई थी। उनके काटो तो खून नहीं, उनके पैरों के आगे बढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था, पर जाने क्यों उनके पैर पीछे भी नहीं हट पा रहे थे। शायद इतने निर्मम और क्रूर आघात ने उनकी सोचने समझने की शक्ति का हरण कर लिया था, और वे जाने कितनी ही देर संज्ञा शून्य सी खड़ी रहीं, या शायद उनका दिल एक झटके में इस रिश्ते की हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार ही न था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे निष्ठुर लोग भी हो सकते हैं क्या। बार बार हथौड़े की तरह उसके दिलो दिमाग पर यही शब्द चोट कर रहे थे। यहाँ सगे रिश्ते तो निभ नहीं पाते, गैरों से क्या रिश्ता निभाएंगे। जब कभी मकान बदल दिया तो फिर हम आपके हैं कौन। मालिनी जी का कुछ ऐसा हाल था जैसे भावनाओं व संवेदनाओं से भरी झील में अचानक बड़ी सी चट्टान गिरी हो और वो छलकने को बेताब हो। उन्हें लगा जैसे लोग कैलेंडर में छपे किसी देवता के चित्र को पूजते हैं और नया साल आते ही उस कैलेंडर को हटा देते हैं। उनका भी हाल कैलेंडर जैसा है, बस दिसंबर कभी भी आ सकता है।
उनका दोष क्या था? वे तो कोई लाभ भी नहीं चाहती थी। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन ही तो चाहती थी वे। बस वो भी पाने को नहीं, बल्कि लुटाने को। रिश्तों में छिपे झूठे बहाने ही तो खोज रही थी वे। पर क्या अब प्यार, रिश्ते, भावनाएं सब महत्वहीन हो गए हैं? यह आजकल की पीढ़ी को हो क्या गया है? अपनी मंजिल पाने के लिए या तथाकथित सफलता के लिए रिश्तों को, किसी की भावनाओं को, संवेदनाओं को कुचलते हुए आगे दौड़ते जाना ही प्रैक्टिकल होना कहलाता है? क्या यह किन प्रकारेण स्वार्थ सिद्धि ही इंसान का मकसद व मजहब हो गया है? काश वे भी व्यवहारिक हो गई होती, तो यह समझ जाती कि रिश्तों की जगह गणितीय समीकरणों ने ले ली है, जिनमें भावनाएं नहीं, बस लाभ हानि के जोड़ घटाने ही होते हैं। उन्हें लगा शायद वे ही मूर्ख थी, जो सबसे बहस करती थी कि समय नहीं बदलता। उनके तर्क अजीब होते थे या लोगों को अजीब लगते कि क्या अब फूल नहीं खिलते या उनकी खुशबू में कोई कमी आई है? क्या बादल अब नहीं बरसते, कोयल नहीं चहकती कि पेड़ों पर फल नहीं आते हैं? जब प्रकृति की कोई कृति नहीं बदली, तो कैसे मान लिया जाए कि समय या इंसान बदल गया है? शायद उनके पति, बेटा, बेटी सच कहते थे कि वे आज के समय में मिसफिट हैं। उन्होंने अपनी आंखों से बहती भावनाओं को, अपने गले से निकलते स्वर को किसी तरह रोका। ऐसा नहीं था कि वे रोना नहीं चाह रही थी, बल्कि वे तो फूट फूट कर रोने को बेताब थी। अभी तो वे बस इतना ही सोच रही थी कि यदि संजीव जी ने उन्हें गाजर का हलवा वापस लाते या उनकी नम आंखों को देख लिया तो वे उन्हें क्या कहेंगी।